हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। और कल तक के सेशन में हम देख चुके हैं अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में, जो सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है 41 से और ख़त्म हो जाता है हमारा 60 पे। आज हम देखने वाले हैं अपना चैप्टर 6, अध्याय 6, जो कि है हमारा हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश का है। हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश का, मतलब न्यायालय ऐसी कौन कौन सी आदेश का निकालता है जिससे किसी भी पर्सन को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए वो विवश कर सकता है। ये हम चैप्टर 6 में देखने वाले हैं। इस चैप्टर 6 में हम चार तरीके की आदेशिकाओं को देखेंगे। नंबर एक पे है सम्मन, उसके बाद वारंट, उसके बाद कुर्की और उसके बाद उद्घोषणा। ये चार हम देखेंगे, सम्मन, वारंट, अटैचमेंट एंड प्रोक्लामेशन। ये चारों हम देखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सम्मन। आज हम देखने वाले हैं सम्मन। और सम्मन को हम इंग्लिश में लिखते हैं समन्स। हम इंग्लिश में समन्स क्यों लिखते हैं और हिंदी में समन क्यों लिखते हैं, ये भी आज जो कन्फ्यूजन रहता है लोगों के बीच में बहुत दूर हो जाएगा आपका। और इसी के साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि सम्मन का प्रारूप क्या है, सम्मन कैसा होता है, सम्मन को किस तरीके से सर्व किया जाता है, उसको सर्व करने के तरीके क्या हैं, किस व्यक्ति को सर्व किया जा सकता है। कि जैसे आपके नाम का सम्मन है तो वो किसे सर्व किया जाएगा, और अगर जिस व्यक्ति के नाम का सम्मन है वो नहीं मिल पा रहा है, या किसी सोसाइटी को हमने सम्मन देना है, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको सम्मन देना है, या ऐसे किसी व्यक्ति को सम्मन देना है, सम्मन से हमें बुलाना है न्यायालय में, कि जो व्यक्ति उस न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रहता है। जैसे मान लीजिए हम मेरी अधिकारिता है बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैं यहाँ किसी को सम्मन जारी करता हूँ और जिसको मैं सम्मन जारी करता हूँ वो इलाहाबाद में रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए हम सम्मन कैसे जारी करेंगे। तो ये सारी चीज़ देखने वाले हैं। ये सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन 61 से। सेक्शन 61 में बता रखा है सम्मन का प्रारूप। मतलब सेक्शन का प्रारूप क्या होगा, सम्मन कैसा होगा, सम्मन का प्रारूप क्या होगा। तो मैं बेयर एक्ट में जो दूसरी अनुसूची दे रखी है उसमें नंबर 1 पर ही हमारा सम्मन का प्रारूप दिया हुआ है। ये हमारे सम्मन का प्रारूप है धारा 61 के लिए। इसमें उस व्यक्ति का नाम या उस अभियुक्त का नाम व पता जहाँ जिसे हमने बुलाना है, आरोपित जो उसके ऊपर हमारा ऑफेंस बनता है, वो हम शॉर्ट में लिखेंगे। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे, तो बहुत कम लिखा जाएगा। और उससे ये कहा जाएगा कि आप स्वयं आए या प्लीडर के द्वारा आए, ये चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी। और किस मजिस्ट्रेट में, किस कोर्ट में है उनके, उस कोर्ट का नाम, उस मजिस्ट्रेट के कोर्ट का नाम, तारीख बताई जाएगी कि आपको किस तारीख को हाजिर होना है। और यहाँ पर तारीख पड़ेगी जिस तारीख को ये सम्मन इशू होता है, न्यायालय की मोहर लगेगी और हस्ताक्षर होंगे। ये सम्मन का एक फॉर्मेट है, जो आप जहाँ जो भी लोग प्रैक्टिस में होंगे उन्होंने देखा भी होगा। और बकाया ये मैंने उन लोगों को ये दिखा दिया जो स्टूडेंट हैं या जिसने सम्मन नहीं देखा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सम्मन का प्रारूप क्या होगा। तो सम्मन का प्रारूप जो है 2 कॉपी में होगा, 2 प्रतियों में होगा। 2 प्रतियों में होने के कारण ही इंग्लिश में इसे समन्स लिखा जाता है। हिंदी में इसे समन ही कहते हैं, और इंग्लिश में इसीलिए समन लिखा जाता है कि ये हमेशा 2 कॉपीज में चलता है। 2 कॉपीज का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये 2 कॉपीज में ही क्यों चलता है, ये चीज़ आपको आगे भी पता चल जाएगी। 2 कॉपी में होगा। इसमें सक्षम न्यायालय न्यायालय जो भी हमारा न्यायालय है, सक्षम न्यायालय के अधिकारी की हस्ताक्षर होंगे। और मोहर लगी होगी।
मतलब जो अधिकारी उसे इशू कर रहा है, जो अधिकारी उसे इशू कर रहा है, उसके साइन होंगे, और जिस न्यायालय से बैठकर वो इशू कर रहा है, उस न्यायालय की यहाँ पर मोहर लगी रहेगी। ये हमने अभी यहाँ पर देखा है, और प्रारूप में भी ये चीज़ हमने देखी थी। ये सम्मन का बेसिक फॉर्मेट है, सम्मन इसी प्रकार से होता है। धारा 62। अब सम्मन का फॉर्मेट हमारे पास आ चुका है, तो सीधी सी बात है, अब हम सम्मन को इशू करेंगे। धारा 62, सम्मन की तामील कैसे होगी? अब सम्मन हमारे पास आ गया, सम्मन 2 कॉपीज में होगा, उस पे उन मजिस्ट्रेट साहब के साइन होंगे जो उन्हें इशू कर रहे हैं, और उस कोर्ट की मोहर होगी जिस कोर्ट में बैठ कर वो मजिस्ट्रेट साहब उस सम्मन को इशू कर रहे हैं। अब सम्मन की तामील कैसे की जाएगी? कौन लेकर जाएगा? कौन व्यक्ति उस सम्मन को सर्व कराएगा, लेकर जाएगा, या कोई दूसरा प्रोविजन है, किसे भेजेंगे? तो नंबर 1 कहा गया है कि सम्मन जो है पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी द्वारा। आप अगर प्रैक्टिस कोर्ट में जाते होंगे, आप देखते होंगे तो हर कोर्ट में एक कोर्ट मॉरर होते हैं। तो कोर्ट मॉरर के साथ में हर कोर्ट में जितने भी थाने होते हैं, हर थाने का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठा रहता है, जिसे हम पैरोकार कहते हैं। तो ये उसी पैरोकार की बात हो रही है। वो पैरोकार जिस थाने से संबंधित वो व्यक्ति होगा, वो सम्मन को लेके जाएगा, पहली चीज। या न्यायालय किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है, न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, या न्यायालय स्पेशली यहाँ पर इनको, इनकी जगह पर अगर न्यायालय चाहता है कि भाई हम तुमको नहीं भेजना चाहते, या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा काम है, हमें तुमसे इस समय पे कुछ और काम लेना है, तो उस समय पर न्यायालय कोई अपना स्पेशल व्यक्ति भी इस काम के लिए नियुक्त कर सकता है। न्यायालय द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति जो सम्मन की तामील करेगा। और अगर ये भी नहीं है तो कोई अन्य, या अगर नंबर 1 पे पुलिस अधिकारी द्वारा सम्मन की तामील की जाएगी। अगर सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं जाती, न्यायालय उसके लिए कोई स्पेशल व्यक्ति अपना नियुक्त कर रखा है, मान लीजिए उन्होंने XYZ पर्सन को सिर्फ इसी काम के लिए अपने पास रखा हुआ है कि आपको सिर्फ सम्मन की तामील ही करनी है, तो वो व्यक्ति लेके जाएंगे। और अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो कोई भी लोक सेवक सम्मन की तामील करा सकता है। नंबर 2, सम्मन हमेशा 2 प्रतियों में जाएगा। मतलब जो 2 प्रतियां हमने अभी बनाई थी, जिसकी आवश्यकता अब हमें समझ में आएगी कि संबंध 2 प्रतियों में क्यों। 2 प्रतियों में इसलिए कि उसकी एक कॉपी उस व्यक्ति को दे दी जाएगी। और नंबर 3 में ये कहा गया है, जिस व्यक्ति को हमने संबंध की एक कॉपी दे दी है, मतलब किसी पर्सन अजय के नाम का संबंध था, न्यायालय से पुलिस अधिकारी सम्मन लेके अजय के पास पहुंचे, उन्होंने अजय को एक कॉपी दे दी, और जो व्यक्ति लेके गए हैं पुलिस अधिकारी, वो ये चाहते हैं कि हमें क्या सबूत है कि हमने आपको ये प्रति दे दी है। तो इसके सब धारा 3 में ये कहा गया है कि वो उस अजय व्यक्ति जिसके नाम का संबंध है, जो कॉपी उसके बाद एक बच जाती है, उसके ऊपर उससे साइन करा लेगा, मतलब एक तरीके से रिसीविंग ले लेगा कि हाँ, हमने सम्मन आपको सर्व कर दिया है। तो धारा 3 के ये कहती है, सम्मन देने वाले अधिकारी को, सम्मन देने वाले अधिकारी की
इच्छा पर दूसरी व्यक्ति पर हस्ताक्षर करेगा। मतलब इसे एक तरीका से हम अपने लिए लिख सकते हैं कि हमारी एक तरीका से रिसीविंग हो गई। ये हमारा इसे याद करने का एक तरीका है कि हमें उसकी रिसीविंग भी लेनी है, कि कल को हमसे मजिस्ट्रेट साहब पूछ लें क्या तुमने संबंध की तामील की है, और हम कहें कि ये तो कहें दिखाओ क्या सबूत है, तो उस सबूत के लिए हम यहाँ पर उसकी एक उनसे रिसीविंग ले लेते हैं उसी व्यक्ति से, कि जिसको हमने संबंध दिया उन्हीं से हमने साइन करा ली, भैया इसमें आप साइन कर दो, ये रिसीविंग हमारे लिए हो जाएगी जो कल को हमारे लिए सुरक्षित रहेगी। अब ऐसा ऐसा हमें होता है, ये तो हो गया किसी पर्सन के बारे में जिसे हमने सम्मान देना है। अब मान लीजिए सम्मान हमें देना है किसी सोसाइटी के लिए, या कोई निकाय कोई निगम है उसको हमें सम्मान भेजना है, तो उसमें तामील कैसे की जाएगी, धारा 63 इसी के बारे में बताती है। सेक्शन 63, निगमित निकायों और सोसाइटियों पर सम्मान की तामील। अब कोई ऐसा है जो सोसाइटी है, या कोई ऐसा है जो निगम है, जैसे मान लीजिए निगम हमारे पास कौन सा है, LIC अपने आप में जीवन बीमा निगम निगम है, उसको हमें सम्मान देना है, उनको हमें सम्मान देकर बुलाना है। तो निगम के सचिव सचिव स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी जो कोई भी होंगे, अन्य प्रधान अधिकारी को भेजकर की जाएगी। या ऐसा निगम भारत में है, ऐसा निगम भारत में अगर ऐसा निगम कोई भारत का है, भारत में जो निगम है उनके जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनके पते पर हम डाक से भेज देंगे, तो उस संबंध की तामील मान ली जाएगी मुख्य अधिकारी के। तो उस मुख्य अधिकारी के पते पर हम डाक द्वारा भेजकर उस संबंध की तामील कर लेते हैं। लेकिन अब ये जो डाक द्वारा हमने संबंध भेजा है इसकी तामील कब मानी जाएगी, इसकी तामील तब मानी जाएगी जब हमने जो डाक द्वारा भेजा है यहाँ पर, तो इसका एक ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालनी पड़ती है हमें। जब हमने आज भेज दिया, मान लीजिए हमने भेजा है और हमको अमूमन पता है कि 3 दिन में वो डाक डिलीवर हो जाती है, तो 3 दिन बाद जब हम उस डाक की डिलीवरी रिपोर्ट निकल पाएंगे जिसे हम कहते हैं ट्रैकिंग रिपोर्ट, उस ट्रैकिंग रिपोर्ट में जब ये लिखा आएगा आइटम डिलीवर्ड कंफर्म, तब हम उस संबंध की तामील हो गई है ये मान लेंगे, ये माना जाता है। जब डाक पहुंच जाता है तब संबंध तामील हुआ मान लिया जाता है, ये धारा 63 कहती है। अब इस धारा में जो निगम शब्द आया है, तो निगम कौन होगा, निगम के लिए उन्होंने स्पष्टीकरण में कहा है, इसी का स्पष्टीकरण है,
निगम के लिए जो सोसाइटी रजिस्टर अधिनियम 1860 के अधीन जो रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां हैं उन्हीं को इन्होंने निगम माना है। मतलब निगम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 में रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, इन्हें ही इन्होंने सोसाइटी माना है। धारा 64, अब धारा 64 ये कहती है कि जब सम्मन किया गया व्यक्ति ना मिले, अब मान लीजिए हमने पर्सनल व्यक्ति के लिए सम्मन भेजा था, वो मिल गए, उन्होंने रिसीव कर लिया, तामील हो गई। किसी सोसाइटी के लिए भेजा था, उनके एड्रेस पे पहुंच गया, हमने ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाली, उस पर कंफर्म लिख के आ गया कि आइटम हमारा डिलीवर्ड हो चुका है, हमने तामील मान ली। अब ऐसे व्यक्ति पर तामील, हम किसी के लिए सम्मन भेज रहे हैं, मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है जिसके लिए हमने सम्मन भेजा, अब वो व्यक्ति मिले ही ना, मिल ही ना जाए, मिल ही ना रहा हो, और या मिल भी रहा हो तो वो चकमा दे दे रहा हो, जैसे घर में तो बैठा है, जैसे ही पोस्टमैन पहुंचा या हमारे पुलिस अधिकारी पहुंचे या कोई व्यक्ति जिसको न्यायालय ने नियुक्त कर रखा है सम्मन के लिए वो पहुंचा, अब वो अंदर ही बैठे कह देता है जाओ बेटा घर पे कह देना, उनसे कह देना कि भैया घर पे ही नहीं है, तब कैसे काम चलेगा? ऐसे तो वो बार बार लिटिगेशन को लिंगर ऑन करता रहेगा। उसके बारे में प्रक्रिया दे रखी है धारा 64 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। धारा 64, जब सम्मन किए व्यक्ति ना मिले तब तामील। अब सम्मन किए हुए व्यक्ति नहीं मिल रहा तो सम्मन की तामील तो होगी, वो व्यक्ति नहीं मिल रहा तो क्या, उसका एक उपाय है। तो जो सम्मन की दो प्रतियां हैं, उन दो प्रतियों में से क्या किया जाएगा, उस सम्मन की एक प्रति को उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के नाम का सम्मन है, उसके परिवार के किसी मेल कैंडिडेट को, कैंडिडेट मेल होना चाहिए, फीमेल नहीं, उस व्यक्ति के परिवार के किसी मेल कैंडिडेट को जो कि वयस्क हो, मतलब वयस्क का मतलब है यहाँ पर वोटर, वो वोट डालने लायक हो, मतलब वो 18 साल से प्लस हो, उसको देकर तामील की जाएगी, ये माना गया है। लेकिन इसी में उन्होंने कहा है कि जो उस व्यक्ति के परिवार में अगर कोई नौकर है, कोई सेवक है, उसको परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है और आता है। दो प्रतियों में से एक को उसके परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य को देकर तामील कराई गई, मानी जाएगी। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, उसको हमें सम्मन तामील करानी है, अब एक्स घर पर मौजूद नहीं मिले, उनका 20 साल का लड़का हमको मिल गया, तो हम वो सम्मन उस 20 साल के लड़के को दे सकते हैं, और साथ ही साथ सेम प्रोसेस वही है उसकी दूसरी प्रति पर। जो यहाँ पर दो प्रतियां हैं, दूसरी प्रति एक तो हमने इन्हें दे दी, दूसरी प्रति जो हमारे पास बची है उस पर हम उसके साइन कराकर अपनी एक रिसीवी ले लेंगे। दूसरी प्रति पर व्यक्ति के हस्ताक्षर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट भाई रिसीविंग वाला है, यहाँ हम अपने लिए एक रिसीविंग लेके चल रहे हैं। अब इसी का स्पष्टीकरण जो इम्पोर्टेंट है,
ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सेवक परिवार का सदस्य नहीं है, ये सीआरपीसी में कहाँ पर दिया गया है? तो ये सेक्शन 64 में दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आता है। सेवक परिवार का सदस्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने एक साधारण व्यक्ति को सम्मन दिया, रिसीव कर लिया, उन्होंने साइन करके हमें रिसीविंग दे दी। हमने धारा 63 के तहत किसी निगम या सोसाइटी को सम्मन दे दिया, डाक से पहुंच गया, उसको हमने तामील मान ली। अब ऐसे व्यक्ति को भी हमने सम्मन दे दिया जो हमें मिल नहीं रहा था, तो हमने उसकी किसी फैमिली के किसी मेंबर को, मेल मेंबर को जो 18 वर्ष से अधिक है, मतलब वयस्क है, उसको सम्मन दे दिया, उससे रिसीविंग ले ली और हमने सम्मन की तामील मान ली। उसके बाद उसके परिवार का अगर कोई नौकर आ जाता है तो उसको हम सदस्य भी नहीं मान रहे। अब स्थिति ये आ जाती है कि हमारे पास धारा 62 में, 63 में और 64 में तीनों प्रकार से हम जूझ लिए, हमने तीनों प्रकार से अपना करके देख लिया, इसके बावजूद भी सम्मन की तामील नहीं हो पा रही है। तब प्रक्रिया क्या होगी? मतलब धारा 62, 63 और 64 के जितने उपबंध हैं, तीनों उपबंधों के तहत अगर व्यक्ति हम सम्मन की तामील नहीं करा पा रहे हैं, तब प्रक्रिया क्या होगी? तो इसके बारे में धारा 65 में बताया गया है। तो धारा सेक्शन 65, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके, तब प्रक्रिया। मतलब धारा 62, 63 और 64 के अनुसार तामील नहीं हुई है, नहीं हो पा रही है, तब तब क्या करेंगे? अब अब ऐसी स्थिति में मतलब हमने 62 का जो तरीका है वो भी अपना लिया, तामील नहीं हुई, 63 का भी तरीका अपना लिया, 64 का भी तरीका अपना लिया। तो धारा 65 में उन्होंने प्रक्रिया बताई है, अगर ये सारे तीनों प्रक्रिया हमारी, इनसे हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता है, नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करेंगे? तब जो हमारे पास दो प्रतियां हैं, दो प्रतियों में से एक प्रति अब जो हमारे पास दो प्रतियां, उसमें से एक प्रति को उस व्यक्ति के निवास स्थान पर, जहां उसका मकान है, जो हमारे पास एड्रेस है, उस मकान पर ऐसे किसी जगह पर जो दूर से देखा जा सके। मतलब मोस्टली जो तरीका है, जो प्रैक्टिकल लाइफ का तरीका है, वो ये है, हम ऐसे व्यक्ति के मकान पे जाते हैं और उसके मेन गेट के आसपास जहाँ व्यक्ति की नज़र पड़ना स्वाभाविक है, उस जगह पर उस संबंध को हम चिपका देते हैं, तो संबंध की तामील मान ली जाएगी। उस व्यक्ति के घर की सहज दृश्य भाग पर चिपका कर, मतलब उस व्यक्ति के घर के मेन गेट के आसपास हम ये संबंध चिपका देते हैं। और सबूत के लिए जो प्रैक्टिकल सबूत है वो ये है
कि जो व्यक्ति सम्मन की तामील करने गया है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोर्ट के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो, या कोई अन्य लोक सेवक हो जिसको मजिस्ट्रेट ने भेजा है या जो इसलिए गया है, वो वहां पर खड़े हो गए उस सम्मन के साथ और उस घर पे लगे चिपके सम्मन के साथ अपनी एक फोटो क्लिक कर लेता है। मोबाइल का ज़माना है, आज के टाइम में सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, तो वो फोटो क्लिक कर लेता है और वही मजिस्ट्रेट साहब को लाके दिखा देता है, देखिए साहब मैं सम्मन चिपका के आ गया हूँ। और यही इसी बात पर सम्मन की तामील मान ली जाएगी। जो आराम से दिख सके। अब दूसरी चीज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि मजिस्ट्रेट साहब अगर इससे संतुष्ट हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज मजिस्ट्रेट साहब के पावर है कि वो इसे तामील मान लें पहली चीज, या अगर वो इसे तामील नहीं मानते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब दोबारा से सम्मन इशू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि मजिस्ट्रेट साहब को सम्मन दोबारा से जारी करने की ताकत या पावर कहाँ दी गई है, वो सेक्शन 65 के अंदर दी गई है। इसको सीधे सीधे हमारा री इशू ऑफ सम्मन की पावर सेक्शन 65, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन बनता है। या नया सम्मन जारी कर तामील का ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से जो नया सम्मन है री इशू, री इशू ऑफ सम्मन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ से पूछा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है और आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात ये हो गई, हमने किसी के घर पे भी सम्मन चिपका दिया। अब ऐसे व्यक्ति के हमें सम्मन देना है जो सरकारी सेवक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में है कोई व्यक्ति, उसको हमें सम्मन देना है, कैसे सम्मन माना जाएगा। तो धारा 66 प्रोविजन देती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर सम्मन की तामील कैसे होगी, इसके बारे में धारा 66 में बताया गया है। सरकारी सेवक पर तामील। अब सरकारी सेवक पर तामील कैसे की जाएगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी कर रहा है, इस समय कार्यरत है, वर्तमान में ड्यूटी कर रहा है, और उसको हमें सम्मन दे के बुलाना है, तो हम सम्मन की तामील कैसे करेंगे। उस समय में सम्मन की तामील जो है, जिस शाखा में जिस ब्रांच में वो व्यक्ति इस समय, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, उस शाखा में जो नौकरी कर रहा है, मान लीजिए वो शाखा इलाहाबाद में इस समय जो मेन ब्रांच है वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, उसको हमें सम्मन से बुलाना है। तो सम्मन जो है उस कार्यालय के, उस पर्टिकुलर शाखा के जो भी प्रधान अधिकारी होंगे उनके पास भेजा जाएगा और वह प्रधान अधिकारी उस सम्मन की तामील धारा 62 के अनुसार कराएंगे। और उस सम्मन पर वो जो 2 प्रतियां भेजी जाएंगी, उसमें उनके पास जो प्रति होगी उस सम्मन पर उस व्यक्ति जिसके नाम का सम्मन है वो अपने साइन करेगा। साथ ही साथ जो इसका सबसेक्शन 2 जो कहता है कि उसी साइन पर, उसी रिसीविंग पर जो प्रधान अधिकारी हैं वो अपने साइन करेंगे, और प्रधान अधिकारी के साइन इस बात का सबूत होंगे कि सम्मन की तामील हो चुकी है। अदरवाइज अगर मान लीजिए प्रधान अधिकारी उस व्यक्ति से नाराज चल रहे हैं, खिसियाने बैठे हैं, काटने को तैयार बैठे हैं, तो सम्मन आया अपने जेब में रख लिया, रखे रहे 4 दिन और बाद में साइन करके वापस कर दिया और उसे बताया भी नहीं, तो कोर्ट ये समझेगा कि सम्मन की तामील हो चुकी है। वो ये नहीं कहेंगे कि उस व्यक्ति के साइन नहीं है या है, कोर्ट सिर्फ ये देगा कि प्रधान ने साइन करके भेज दिया, मतलब उन्होंने रिसीव कर लिया, उन्होंने सम्मन की तामील करा दी है,
और सम्मन उनके पास वापस आ चुका है, ये माना जाएगा। नंबर एक, सम्मन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जहां वह कार्यरत है। तब जो उस कार्यालय के प्रधान व्यक्ति हैं, वह प्रधान व्यक्ति धारा 62 के अनुसार सम्मन तामील कराएगा। मतलब सम्मन धारा 62 वही कहती है कि हम एक प्रति आपको देंगे, उस पे आप अब और दूसरे पे अपनी रिसीविंग लेंगे और वो ला के न्यायालय में देंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रधान व्यक्ति हैं वो उस पुलिस अधिकारी के रूप में काम करेंगे, नंबर एक, पहली कंडीशन। या मान लीजिए पुलिस अधिकारी आप इनको एज्यूम नहीं करना चाहते तो आप इनको ये एज्यूम कर लीजिए कि ये न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई पर्सनल व्यक्ति है या ये कोई लोक सेवक है, क्योंकि ये एसबीआई का मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो एसबीआई में ऑलरेडी ये लोक सेवक ही हैं जो यहाँ पर अ, अब न्यायालय का कार्य कर रहे हैं। नंबर दो, सम्मन तामील कराएगा और अपने साइन करके और उस व्यक्ति के साइन, उस व्यक्ति से हस्ताक्षर करवा के न्यायालय को लौटा देगा। नंबर दो, जो प्रधान के साइन हैं, ये वाले प्रधान के साइन, प्रधान के हस्ताक्षर तामील का साक्ष्य होगा। मतलब अगर प्रधान व्यक्ति ने साइन करके भेज दिए और आपको नहीं बताया कि आपका सम्मन आया था, तो मतलब आपके सम्मन की तामील हो चुकी है और आप वहां पर गैर हाजिर रहते हैं, तो आपके खिलाफ आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि नहीं भैया हमें पता ही नहीं चला था, क्योंकि उस पर आपके प्रधान के साइन हो चुके हैं। अब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे हमें सम्मन पे बुलाना है और वो व्यक्ति उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता है उसके बाहर रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई न्यायालय जो इलाहाबाद में स्थित है और ऐसे व्यक्ति के लिए सम्मन करता है जो कानपुर में रहता है, उसकी स्थानीय अधिकारिता से बाहर है, तब सम्मन सम्मन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर कैसे की जाएगी, इसके बारे में धारा 67 कहती है। क्या कहती है धारा 67, अभी देख लेते हैं। स्थानीय सीमाओं के सम्मन की तामील। अब कोई कोर्ट ये है, मान लीजिए ये कोई कोर्ट है
और एक कोड कोई ये है। ये है ए कोड, जिनका स्थानीय क्षेत्र ये है इतना, ये इतने में। और ये कोड है कोई भी, ये यहाँ बात करते हैं। यहाँ मान लीजिए एक और कोई कोड होगी या कुछ भी सही है, ये नदी हो गया, नाला हो गया, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड, कोई मतलब नहीं है। तो ये कोड जो है, यहाँ पर कोई मजिस्ट्रेट होंगे, मजिस्ट्रेट वन मान लीजिए, यहाँ पर मजिस्ट्रेट टू मान लीजिए, यहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। तो दो प्रतियों में, प्रतियां दो ही हैं, इसीलिए सम्मन्स कहा जाता है अंग्रेजी में। इस मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। इस मजिस्ट्रेट को भेजेंगे क्यों? हमें मान लीजिए इसको सम्मन भेजना है, ये सम्मन जो है वो एक्स के लिए है, यहाँ पर एक्स रह रहे हैं, यहाँ पर गलत बाहर बना दिया, एक्स यहाँ पे रह रहे हैं, ये गलत है, ये इसकी स्थानीय अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं, एक्स यहाँ रह रहे हैं, लेकिन एक्स का सम्मन इशू हुआ है यहाँ से। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो अपने बराबर मजिस्ट्रेट के पास यहाँ इस क्षेत्र में इस एक्स का सम्मन भेजेंगे, उस मजिस्ट्रेट को भेज दिया। अब मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उस व्यक्ति का वैसे ही सम्मन तामील कराएंगे जैसे ये मजिस्ट्रेट साहब अपनी अधिकारिता के अंदर इस एक्स के लिए सम्मन भेजते और उसकी तामील होती। जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर तामील की जानी है, या ऐसा व्यक्ति निवास करता है। ये सीधा सा एग्जाम्पल था। इन मजिस्ट्रेट साहब को इस एक्स को बुलाना है जो ये दूसरे मजिस्ट्रेट साहब हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में रहता है। तो ये दो प्रतियों में इसके लिए संबंध जो है इन मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजेंगे जो यहाँ पर ये निवास करता है इनके राज्य क्षेत्र में। बस इतना कहा गया है। अब धारा 68 में ये बताया गया है कि ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला व्यक्ति अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत क्या होगा। मान लीजिए ये मजिस्ट्रेट साहब ने इस एक्स को बुलाने के लिए मजिस्ट्रेट टू को बी क्षेत्र में संबंध भेज दिया, इन्होंने तामील करा दी। अब ये तामील कराने के बाद यहाँ भेज देंगे इनके पास, लेकिन जिस व्यक्ति ने यहाँ पे तामील की होगी वो तो यहाँ नहीं आ पाएगा, वो यहाँ पे काम कर रहा होगा। जब जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है और तामील का सबूत यहाँ पे मांगा जा रहा है, तब प्रक्रिया क्या होगी, वो कैसे करके कहेगा कि हमें इसकी तामील हो गई है। इस तामील की, इस संबंध की रिलीवेंसी इस कोड में कैसे दी जाएगी, उसके बारे में प्रोविजन जो है वो धारा 68 में बताया गया है। इसको अभी हम देख लेते हैं। सेक्शन 68। ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत।
अब मान लीजिए अधिकारिता से बाहर उन्होंने यहाँ पर, हमने पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा, ये मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी अधिकारिता से बाहर इन मजिस्ट्रेट के साथ पास एक्स के लिए सम्मन भेजा था, जो कि वहाँ रहता है। अब इसके सम्मन की तामील इन्होंने साहब ने करा दी, साहब ने सम्मन की तामील कराकर उसको मजिस्ट्रेट साहब के पास वापस भेज दिया। लेकिन जिस व्यक्ति से मजिस्ट्रेट साहब ने इसकी तामील कराई है, वो व्यक्ति तो यहाँ पर मौजूद नहीं पहुंचा ना, तो उस तामील का सबूत कैसे होगा, कैसे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, उसके बारे में हमें बता रखा है धारा 68 में कि ऐसे मामले में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो, तब तामील का सबूत क्या होगा। तो तामील का सबूत जो होगा वो ये होगा कि नंबर एक, कि जो तामील है वो स्थानीय अधिकारिता से बाहर कराई गई थी और तामील करने वाला व्यक्ति सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है। तामील स्थानीय अधिकारिता के बाहर बाहर की गई है और तामील करने वाला व्यक्ति सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, तब वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट को संबंधित संबोधित करते हुए एक शपथ पत्र देगा। उस शपथ पत्र में तामील की गई जो दूसरी प्रति है उसको संलग्न करेगा और बताएगा, जो हम रिसीविंग की बात जितनी देर से करते आ रहे हैं, जो दूसरी प्रति है वह शपथ पत्र देगा, शपथ पत्र पे लिख कर देगा कि तामील हो गई है, और जो दूसरी प्रति पर हमने रिसीविंग ली उसको तामील मानी, तामील हो गई है मानी जाएगी। शपथ देगा कि तामील हो गई है और दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर, दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर देगा, जो साक्ष्य होगा कि तामील हो गई है। ये धारा 68 में कहा है कि अगर ऐसा व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं है कि सम्मन की तामील जिसने कराई है वो व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं है और सम्मन की तामील स्थानीय अधिकारिता से बाहर की गई है, तो उसका वहां पर सुनवाई के समय मौजूद होना लगभग सा नामुमकिन सा है या नहीं हो सकता है, बहुत से कारण है। तो ऐसा व्यक्ति एक शपथ पत्र देगा जिस पर लिख कर देगा कि सम्मन की तामील हो चुकी है, और जो फर्स्ट स्लिप जो होती है जिस पर वो बार बार जिसके हम सम्मन की तामील करा रहे हैं उसके साइन ले रहा है, वो देगा, और वो इस चीज़ का सबूत होगा कि हाँ भैया इस पे इसके साइन हो चुके हैं, यानी कि सम्मन की तामील मान ली जाए, सम्मन की तामील हो गई है। ये धारा 68 कहती है। इसी धारा 68 का सेक्शन 2 शपथ पत्र की शपथ पत्र को दूसरी प्रति
से संलग्न करके उस न्यायालय में भेजा जा सकता है। मतलब जो शपथ पत्र है उसके साथ वो दूसरी प्रति जो उन्हें साइन करा के ली है वो उस न्यायालय में भेज सकता है। ये सेक्शन 2 में क्या गया है। इसके साथ ही हमारा जो आज का लास्ट सेक्शन है वो है कोई साक्षी है, मतलब कोई गवाह है तो उस पर सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। मान लीजिए हमने किसी को गवाह देने के लिए बुलाया, गवाही के लिए गवाह हो रही, गवाह फाइल गवाही में चल रही और वो व्यक्ति अब बीच में बैठ गया, घर नहीं आ रहा, हम परेशान हैं, न्यायालय परेशान है, तो उस पर उसके लिए भी सम्मन होगा। तो उसको सम्मन की जो प्रक्रिया है वो धारा 6(9) में दी गई है। साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन की तामील। अब ऐसा जो व्यक्ति है जो सक्षम न्यायालय में साक्षी के तौर पर है और वो किसी कारण से नहीं आ रहा है, जानबूझ के परेशान कर रहा है, तो उस व्यक्ति को जो सक्षम न्यायालय है सम्मन जारी करेगा और निर्देश देगा कि सम्मन की एक प्रति की तामील साक्षी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी जाए। अब जो वो प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाती है, भेजने का आदेश दे सकता है। ये धारा 1 में क्या है, कहा है सक्षम न्यायालय सम्मन की एक प्रति को साक्षी के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने का निर्देश देगा, निर्देश दे सकता है। नंबर 2 में बताया गया है कि अब ये न्यायालय के आदेश से एक रजिस्टर्ड डाक से सम्मन की एक प्रति को उस साक्षी के पते पर हमने भेज दिया, ठीक। 2 दिन में 3 दिन में ये डाक पहुंच जानी चाहिए, पहुंच जाती है। अगर पहुंच गई, अगर ये डाक पहुंच गई तो साक्षी उस पर साइन करके उसे वापस भेजेगा और ये सम्मन की तामील मान ली जाएगी कि भैया उनको रिसीव हो गई, उन्होंने उस पर साइन कर दिए और हमें वापस कर दिया, सम्मन की तामील मान ली जाएगी। नंबर 2, अगर वो साक्षी वो सम्मन लेने से मना करता है, तब डाक कर्मचारी जो वहां पर पहुंचा है उसको लेकर वो अपने लिखित में ये दे दे कि सम्मन लेने से इनकार कर दिया गया है। तब उस कंडीशन में भी न्यायालय उस सम्मन की तामील की जा चुकी है ये मान लेगा और ये माना ही जाता है, ये प्रैक्टिकल है, ये ऐसा माना ही जाता है, ठीक। साक्षी साइन किया द्वारा सम्मन या डाक कर्मचारी के लिखित कथन की सम्मन लेने से इनकार
कर दिया है तामील मान ली जाएगी। मतलब कहने का मतलब, अगर साक्षी के लिए हमने सम्मन इशू किया, न्यायालय के आदेश पर सम्मन इशू हुआ, हमने रजिस्टर्ड डाक से उसे भेज दिया, डाक कर्मचारी घर पर पहुंचे, अगर उस व्यक्ति ने वहीं साइन करके उस डाक कर्मचारी को वो सम्मन वापस कर दिया, तो वो न्यायालय में आ जाएगा और उनके साइन से ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भैया सम्मन की तामील हो चुकी है, सम्मन यहाँ तक पहुँच चुका है, इनके पास सूचना पहुँच चुकी है। अब जो सम्मन में डेट दी गई है उस पर वो हाजिर हो जाएंगे, हो या ना हो वो बात की बात है, फिलहाल सम्मन की तामील हो गई है। लेकिन अदर कंडीशन में वो गए घर पे, उस व्यक्ति के एड्रेस पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई फला कोर्ट से आपका, फला जगह से आपका सम्मन आया है, और उस व्यक्ति ने कह दिया जब जाओ भागो यहाँ से, सम्मन नहीं लेते हम, हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा कोई सम्मन वम्मन नहीं, छोड़ो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, जिसका सम्मन उसे वापस दिलाओ। तो इस चीज़ को वो डाक कर्मचारी वहाँ मेंशन करेंगे, लिखित में देंगे, और जो वो लिख के देंगे कि व्यक्ति ने सम्मन लेने से इनकार कर दिया, तो इस बात को ये कहा जाएगा कि आपके सम्मन की तामील हो चुकी है। आज तक की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, हमने सम्मन कंप्लीट कर लिया है। सम्मन के बाद अब हम कल वारंट देखेंगे कि वारंट कैसे इशू होता है, वारंट का फॉर्मेट क्या है, और वारंट कब तक इशू रहेगा, कब तक वारंट की कितनी वैलिडिटी होती है, वारंट की वैलिडिटी कब ख़त्म हो जाती है, और वारंट की वैलिडिटी के लिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कैसे ला सकता है, कैसे पकड़ सकता है, इस सब के बारे में हम कल देखेंगे। आज की क्लास में हमने सम्मन के बारे में देखा। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत नज़र आ रही है, लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा बता पा रहा हूँ, तो आप लोग इसे देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने जो और आपके फ्रेंड्स हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई जो लॉ स्टूडेंट है, इस समय एलएलबी कर रहे हैं और किसी जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।